every night are we paradise seems so far away. Still try to buy. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल या एनसीईआरटी के हिसाब से पॉलिनोमियल चैप्टर का आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम अपने वीडियो या अपने टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज वगैरह है आगे देखेंगे। इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बात ये है कि मैं थोड़ा अपने पुराने समय में जाता हूँ और वहां से कुछ आपको बातें उठा के बताता हूँ, ठीक है। तो जब मैं क्लास 9th में था या 9th वगैरह में जब मैं शिफ्ट हुआ था, तो आजकल बच्चे को देख रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा हवाबाजी में चलने लग गए हैं, है ना। ये बात सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल और बिहार वगैरह बच्चों के लिए कह रहा हूँ। बाकी दिल्ली वगैरह, इधर पंजाब हरियाणा इस साइड के बच्चे का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर तो हम रहे नहीं है। तो उधर के साइड के बच्चों को मैंने इतना देखा, भाई बिना मतलब का हवाबाजी करते हैं, है ना। मोटरसाइकिल ले लेंगे, अचानक से एक्सीलरेटर देंगे, इधर उधर यूं यूं उड़ाएंगे। भाई इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो जल्दी से ये सब छोड़ के चुपचाप शांति से पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे समय बीतता जाएगा ना, और जब समय चला जाएगा ना, फिर आपको एक टाइम बाद आपको पछतावा होगा कि यार क्या कर रहा था मैं अपने जीवन के साथ। फिर वही एक चौराहे पे एक दुकान, एक नॉर्मल घंटी रखो, घंटी समझते हो, लकड़ी वाला वो दुकान होता था छोटा सा, उसमें एक पान वाला लेके पान घिसोगे, बस चुपचाप यही करोगे, समझ में आया। या 10-15 हजार की नौकरी कहीं शहरों में जाके ऐसे भटकोगे और 10 लोग आपको डांटेंगे और आपको सुनना पड़ेगा उस टाइम। जितना रंगबाजी आज कर रहे हो ना घर पे ऐशो आराम की, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो उतना डांट लगा नहीं रहे हैं। मैंने ये चीज देखा, कई पेरेंट्स ऐसे हैं उनसे बच्चे कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, भाई अलग ही लेवल पे वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो बच्चा, अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो या उस सेक्टर में जाना चाह रहे हो, तो प्लीज मत जाना। मेरी ये पर्सनल सलाह रहेगी आप लोग को कि बच्चों देखो, उसमें कुछ भी नहीं रखा, ये बात आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, ठीक है। पर फिर भी हम कई बार जो चीज पता रहता है ना, फिर भी उस जगह हम जाके या उसी दलदल में जाके हम अपनी गाड़ी को धसा देते हैं, है ना। वो चाहे आप हो चाहे हम हैं, दोनों तरफ से गलती होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। हम लोग भी जब अपने टाइम पे थे तो ऐसे थोड़ी बहुत चलती थी, है ना। एक तो अपने यहाँ एक तेरही होती थी, ठीक है, कोई मर जाता था बूढ़ा वगैरह तो तेरहवीं होती थी ना, तो तेरहवीं में बिना निमंत्रण का पुड़िया ही खा ली जाते थे खाने। सिर्फ जानते हो किस लिए? कि लड़ाई झगड़ा होगा, किसी दोस्त को किसी ने कुछ बोल दिया, चलो पीट देते हैं। ये सब चलता था भाई, बिना मतलब का कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है। गए पूड़ी खाने, पकड़ के पीट पाट दिए, ये वो कर दिए। ये सब आज जाके रियलाइज हो रहा है, भाई सही था जो मैंने सही टाइम पे अपना कर लिया और चुपचाप शांति से पढ़ाई कर लिया। वो लोग आज भी वहीं पे अटके हैं बेचारे, उनको 8-8 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है, 10-10 हजार की, 12-12 हजार की। भाई सही है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, अगर आप लोग उस सेक्टर में जाना चाह रहे हो, समझ में बहुत तगड़ी लड़ाई होती थी। ऐसा समझो कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच में ऐसे गैंग चलते थे बच्चों की, अपने अपने खुद के, समझ में। ऐसे छोटी छोटी बातों पे भाई सीधा लड़ने भिड़ने लग जाते थे, इतना समझ लो। अगर आप इन सब सेक्टर्स में जाने की कोशिश कर रहे हो कि हवाबाजी करेंगे, रंगबाजी करेंगे और बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तो आज के समय में ये बहुत मुश्किल है और नहीं ना के बराबर हो पाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। और अगर आप करने की भी कोशिश करोगे ना, तो आपके चक्कर में आपके घर वाले परेशान होंगे, ये हकीकत है। आप कुछ कर्म कांड करोगे, पुलिस आपके घर जाएगी और घर वालों को परेशान करेगी, आप तो करके भाग लोगे। यही होता है जनरली, है ना। तो प्लीज ये सब काम मत ही करना यार, अपने घर वालों को मत ज्यादा दिक्कत दो, समझ में आया। चलो इन्हीं सब बातों के साथ अपना ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। हमने पॉलिनोमियल देखा था, सबसे पहले तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना, विथ एनी रियल पावर, है ना, समझ में। तो उसी को हम क्या कहते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और बीच वगैरह में ऑपरेटर्स वगैरह डाल दिया जाता था, है ना। तो उसी को हम क्या कहते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला, वेरिएबल की पावर्स क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर हमने पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे या क्वेश्चन लगाए थे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है ये समझो। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पहले से लिख लिया ताकि थोड़ा सा
टाइम बच जाए। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या है आपको पहले समझा दूं। ये एफ एक्स आपको फंक्शन है, इसका नाम होता है फंक्शन, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे क्या होता है फंक्शन, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं ताकि आप जैसे एफ एक्स ऐसे कई जगह पे लिखा आएगा, आपको समझ नहीं आएगा ये एफ एक्स क्यों लिख रहा है। कई बार इसी को वाई लिख देते हैं कई लोग, ठीक है, और वाई भी लिख देते हैं कई लोग, समझ में। तो ये चीज क्या है ये आपको धीरे धीरे मैं समझाता हूं। चलो आ जाओ, पहले एफ एक्स समझा देते हैं, फिर इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो ये समझो, ऐसा समझो कि एफ एक्स जो है ना एक फंक्शन है। फंक्शन बोले तो एक मशीन है, इमेजिनरी एक मशीन समझो, जिसमें आप कुछ इनपुट डालोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा। इधर आप कुछ इनपुट डालो, ऐसा समझो गन्ने की पेराई होती थी ना, तो एक चरखी होता था। चरखी आप लोग जानते हो, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो गन्ने आप लोग गन्ने का जूस वगैरह तो पीते होंगे, तो मार्केट वगैरह में छोटी छोटी चरखी होती है ना। हम लोग के घर पे तो बड़ी बड़ी चरखी होती थी, जहां कई दिन तक लगातार गन्ने की पेराई होती थी। अब तो खैर कौन ही गन्ने बुआई करता, बहुत ज्यादा मेहनत लेता था, समझ में। साल भर की खेती होती थी और उसको जब गुड़ाई करना होता था पूरा हाथ वगैरह चीर चार लेता था भाई, हालत खराब हो जाते थे। आगे चले तो समझो, जो फंक्शन होता है ना उसको एज्यूम करो कि वो आपका चरखी या मशीन है, और इनपुट में आप गन्ने डालोगे तो आउटपुट में आपको रस मिलेगा, ठीक है। ऐसा समझो, समझ में आया? या सब छोड़ो, आप मौसमी वाला आप मशीन देखो, जूसर वगैरह, वो मशीन है, उसमें आप मौसमी डालते हो, दूसरी तरफ से कुछ आउटपुट यानी जूस निकल के आता है, तो वो फंक्शन ऐसा है। यही सेम चीज कॉन्सेप्चुअली या मैथमेटिकली एक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है जिसे एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स आपका पूरा यही बराबर का साइन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स जो है वो ये है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें कुछ इनपुट डालोगे तो ये आपस में कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके एक आउटपुट निकाल के देगा, समझ में आया? इसी को हम कहते हैं फंक्शन। बस इतना ही जानो अभी, बाकी आप धीरे धीरे जब 11th में जाओगे तो आप समझोगे वहां फंक्शन डोमेन वगैरह। ऐसा नहीं है किसी भी मशीन, अब गन्ने की मशीन है, चरखी है, तो उसमें जूस मौसमी डालोगे तो जूस निकाल देगा, ऐसा होता नहीं। या मौसमी वाले मशीन में आप गन्ने डाल दोगे तो गन्ने का जूस निकाल देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो फंक्शन में इनपुट का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। गन्ने का अगर मशीन है तो गन्ना ही डालो, अगर मौसमी का मशीन है तो मौसमी ही डालो, है ना। उसे डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ये 11th में पढ़ाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्या ध्यान देना है, ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है इसका नाम फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या काम करता है, कुछ इनपुट लेगा और इनपुट लेके फिर आउटपुट निकाल के दे देगा। समझ में आ गया? बस इतना ही आप जानो। चलो आगे अब समझो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आ गया द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन या एफ एक्स एट एनी x इक्वल टू अल्फा। x इक्वल टू अल्फा मतलब कोई कांस्टेंट है, जनरलाइज्ड टर्म है, ठीक है। कुछ इनपुट आपने डाला, ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू अल्फा इन अ पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड बाय f ऑफ अल्फा। अब ये डेफिनेशन अभी कम समझ में आएगा, तो एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो आप बताओगे फंक्शन की वैल्यू बताना है किस पे, x इक्वल टू -1 पे। तो आप यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है वहां आप -1 पुट कर दो। तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर, ये 3 इंटू -1 प्लस 7। जरा इसको कैलकुलेट करो, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये 8 और ये माइनस प्लस 3 और प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये 8 3 11, 11 7 18। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ -1 इक्वल टू 18। अब यहाँ पे अब हम आपको डेफिनेशन फिर से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा आपका -1 है, x इक्वल टू -1, अल्फा आपका -1 है, यानी -1 आप इनपुट डाल रहे हो। इस फंक्शन में आपने क्या डाला है, -1 आपने इनपुट डाला है, और जो आउटपुट निकल के आया है वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया है 18। ये आपका आउटपुट है, समझ में। और ये पूरी की पूरी आपका फंक्शन है, मशीन है, यही चीज हुआ। और ये इतना पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, आपने प्रोसेस किया, समझ में आया। यही चीज है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल of a function at any x equal to alpha is obtained by substituting। सिंपली क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या, इस -1 को सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू अल्फा इन अ पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड बाय, और इसको किससे डिनोट करते हैं, f ऑफ, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1, तो ये इसलिए। इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो किताबों से ही क्वेश्चन देता, अच्छा सॉरी, अभी x इक्वल टू 2 वाला आप खुद निकालो। चलो f ऑफ 2 आप खुद निकाल लो, पीछे जाके एक बार बैक कर लो, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। अगला एक क्वेश्चन मैं फिर से देता हूं, वो वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन उसको दे रहा हूं। तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू
x इक्वल टू -1/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहां देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने जा रहा हूं, तो क्या पूछा, एट x इक्वल टू -2, तो f ऑफ -1/2 बराबर, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, -1/2, तो 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब माइनस 13 इंटू यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/2 प्लस 12, ये हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो -1 इंटू 2 -2 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा -13, और ये -1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये -13/4 इतना हो जाएगा। ये -17/2 और ये +12 इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसको कैलकुलेट कर लो बस। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली इसको और इजी कर सकते हो, 2 4 जा यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम 4 2 2 और यहाँ पे 1 है, तो 4 2 2 1 का एलसीएम आप निकाल लोगे तो 4 आ जाएगा, और ये -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो -1 हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4 1 -13 हो जाएगा, और ये 2 2 जा और 17 2 जा -34 है ना, और ये 1 4 जा 4 और 4 इंटू 12 48, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर। इन तीनों को ऐड करो फिर इससे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 1 8, ओके, और 3 1 4, -48 और +48 डिवाइड बाई 4, ये 0 हो जाएगा ऊपर, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। आंसर समझ में आया आपका, कितना आ जाएगा, यानी आपसे फाइनल आंसर आप बता सकते हो f ऑफ -1/2 बराबर 0, ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया, नोट कर लो एक बार, मैं चेक कर लूं कैमरे में नीचे तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इतनी बात समझ में आई, चले आगे। हाँ नेक्स्ट देखो, अब आपका अगला टॉपिक है जीरोस और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझो। जीरोस या रूट दोनों एक ही शब्द है, ठीक है, दोनों सॉरी दोनों एक ही शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है। जीरोस अगर कोई आपसे कहे निकालने के लिए किसी पॉलिनोमियल का या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे तो दोनों बात सेम होता है, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, समझो। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। समझो f ऑफ x है, ये f ऑफ x है, आपको दो जगह पे आपको वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे, तो हम यहां पे निकालेंगे एट x इक्वल टू 2 के, ठीक है, यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यानी f ऑफ 2 कैलकुलेट करो। चलो कैलकुलेट करो वैल्यू है x इक्वल टू 2 के, यहां 2 का क्यूब -6 2 का स्क्वायर प्लस 11x सॉरी 11x ये अपने रखना है 2 रखना है -6, जरा इसको एक बार कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा, ये माइनस, ये 4 6 जा 24 प्लस 22 -6, अभी आप ध्यान दोगे ये -24 -6 कितना हो जाएगा, -30, और ये +8 और +22 ये भी 30, तो ये चारों मिलके क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा इक्वल टू 0, समझ में। अब x इक्वल टू -1 बार कैलकुलेट करो, तो f ऑफ -1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, तो x क्यूब दैट मींस -1 का क्यूब और -6 -1 का स्क्वायर और प्लस 11 इंटू -1 इंटू सॉरी -6 ये हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करो, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, ये -11 हो जाएगा और वो -6 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12 हो गया और 12 अच्छा 12 12 24 23 24 -24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। अब समझो जीरो या रूट किसे कहते हैं, जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल इस किसे कहते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, समझो जैसे यहाँ पे जब आपने x इक्वल टू 2 पुट किया ना तो उसका आउटपुट 0 आया, और जब यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट किया तो आपका आउटपुट -24। तो आपको ऐसी x की वैल्यू बतानी है, x की ऐसी वैल्यू ढूंढ के बतानी है इस पॉलिनोमियल का। अभी ढूंढे कैसे वो आगे देखिए, अब यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था है ना, x इक्वल टू -2 के -0 आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जब भी पूछा जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या बताओगे, आप ढूंढोगे x की एक ऐसी वैल्यू जिसको जब सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए। क्या हमने x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताओ, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू सारी बताओ जिसको इस पॉलिनोमियल में या उसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाए तो आंसर आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसी x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या कई बार इसको रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, समझ में। इसे क्या कहते हैं, जीरोस, समझ में। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा, पूछेगा फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये आंसर बताना पड़ेगा x इक्वल टू, आपको इसको कैसे आपने निकाला तो अभी आगे हम चल के सीखेंगे कि कैसे भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोस या रूट निकाला जाता है, समझ में। तो आप डेफिनेशन लिख लो, x इक्वल टू अल्फा इज जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू अल्फा इज जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इक्वल टू, if after substituting x इक्वल टू अल्फा इन f of x the result the output becomes 0, then अल्फा इज said to be zeros of polynomial, zeros और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया, अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गया हो, समझ में। इतनी बात समझ में तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आगे ध्यान देना बच्चा, आगे हम अब आपको 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम इतना ही बेहतर है, इतना अच्छा है, आगे आपके लिए इतना जरूरत पड़ेगा जिसका कोई हद नहीं, ठीक है। ये 4 थ्योरम आपको शायद कोई पढ़ाए भी ना, ये बात हकीकत है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आरडी शर्मा में दिया हुआ है, और कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि जब इसका इंपॉर्टेंस मैं आगे सवालों में यूज करूंगा ना तब समझाऊंगा। होगा क्या, जब अगर ये थ्योरम मैं पढ़ा दूंगा ना तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको रूट नहीं फाइंड करना होगा। जैसे अगर कुछ लोग अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखे होंगे तो मैं आपको उनके लिए एक चीज बताता हूँ, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब हम रूट फाइंड करते हैं ना तो लोग एक एक वैल्यू पुट करते हैं, कभी +1 कभी 0 +1 -1 +2 -2, लेकिन याद रखो
फ्रैक्शन में भी तो जीरोज हो सकता है, 2/3 -2/3 5/3 -5/3, यानी ऐसे हीट एंड ट्रायल में एक रूट फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए दो रूट फाइंड करते हैं। अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप अभी आपके लिए ये शब्द नहीं है, ठीक है। हाँ, ये उनके लिए था जो थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जितना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, 4 थ्योरम जो पढ़ा रहा हूं, आप चारों थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ लो, आगे आने वाले कोई क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी हीट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं जाओगे। आप कहोगे हीट एंड ट्रायल क्या मेथड होता है, ऐसे समझो तुक्का लगाना, ऐसे तुक्का लगाना, ठीक है। तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगाना तो अटके पड़े रहेंगे, ये चीज होता है। बाकी टीचर जो पढ़ाते हैं उनकी तरीकों पे बता रहा हूं, और जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, और आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लोगे, फटाफट रूट निकाल लोगे, ठीक है। अब बात आती है रूट्स निकालने की ना। अभी तो हमने ये पढ़ा कि रूट्स होते क्या हैं, और हमने ये देखा कि ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको पुट करने के बाद वो पूरी की पूरी आउटपुट क्या दे दे, 0 दे दे, तो उस एक्स की वैल्यू को हम कह देते हैं कि उस पॉलिनोमियल का वो रूट है ना। ये बात हमने अभी सिर्फ और सिर्फ रूट का डेफिनेशन समझने के लिए वो चीज हमने देखा। अब हम रूट को फाइंड करने के लिए 4 थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। कितने थ्योरम? 4 थ्योरम, जिसमें पहला थ्योरम ये है। अभी हम आपको बहुत एक एक बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान देना और बहुत कंसंट्रेशन करना, ठीक है। मैं पहले ही कर रहा हूं, ये थ्योरम आपको समझना होगा। सबसे पहले थ्योरम क्या होता है ना। अभी आप लोग 9th में आ रहे हो, 8th वगैरह में थ्योरम शायद ना सुने हो शब्द, ठीक है। थ्योरम क्या होता है बताता हूं बच्चा। ऐसा समझो कि आप लोग लॉ वगैरह नाम सुने हो ना, कि लॉ बना दिया गया है, ये इनका लॉ है, उनका लॉ है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। जैसे सेल वगैरह में डिस्कवरी कर दिया है, ये वो सेल की छोड़ो। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कोई साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन उसको प्रूफ किया रहता है, ठीक है। यानी वो चीज प्रूफ किया रहता है, और उसकी मदद से हम आगे बहुत सारे सवाल करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। समझ में आया? उसी को हम थ्योरम कहते हैं। समझ में आया? तो ये सबसे पहला थ्योरम है इंटीग्रल रूट थ्योरम। तो सबसे पहले समझो, जैसे आपका कोई रूट है, यहां पे समझ लो, ठीक है। जैसे आपका कोई रूट है, अब रूट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आपका इंटीजर हो सकता है, इंटीजर टाइप के रूट हो सकते हैं। दूसरा आपका फ्रैक्शन टाइप के रूट हो सकते हैं, नॉर्मल यानी फ्रैक्शन टाइप के रूट। इंटीजर टाइप के रूट मतलब जैसे 2 आ गया, -2 आ गया, 4 हो गया, -5 हो गया, ऐसे रूट से होते हैं। और फ्रैक्शन में जैसे 2/3, -5/3, 4/5, ऐसे जब रूट्स निकल के आते हैं तो ये फ्रैक्शन रूट्स कहलाते हैं। समझ में? तो ये जो पहला थ्योरम है वो इंटीजर वाले रूट पे बेस्ड है, और जो दूसरा थ्योरम आएगा वो फ्रैक्शन वाले बेस्ड है। तो यानी फ्रैक्शन वाले टाइप के जो रूट होते हैं उन पे बेस्ड होगा। समझ में आया? तो ये आपको इतना समझ में आया, ठीक है। यानी रूट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। समझ में आया? इसमें जीरो वगैरह सब इंक्लूड हो गया। समझ में आया? अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रल रूट थ्योरम, यानी जितने इंटीजर टाइप के रूट हैं उन पे बेस्ड क्या थ्योरम दिया गया है। समझ में आया? चलो देखो, इफ fx, अब यहाँ एक fx शब्द लिखा हुआ है। सबसे पहले ये भी समझा दे fx का मतलब क्या है। ऐसे fx ना आप पूरे चैप्टर में देखोगे, ऐसे जैसे यहाँ पे fx इक्वल ये लिखा है, फिर fx इक्वल दूसरा इक्वेशन, ऐसे आप पूरी की पूरी किताब में भी देखोगे ये fx ऐसे लिखा रहेगा। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब आप कार्य वगैरह वर्ड पे मीनिंग पे मत जाना, फंक्शन का मतलब अभी समझाऊंगा मैथमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है। ये आप 11th में पढ़ोगे, कहां पे? क्लास 11th में पढ़ोगे। इसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ऐसा समझो, ये एक मैथमेटिकल मशीन है। मैथमेटिकल मशीन अभी भी नहीं समझ में आएगा, अब पहले हम रियल लाइफ एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आप देखोगे तो आप कभी भी गन्ने की मशीन देखे हो, चरखी जिसे हम बोलते हैं ना। जैसे मान लो वो चरखी होता है, वो उसमें क्या करते हैं, हम गन्ने इनपुट डालते हैं और गन्ने का जूस आउटपुट निकल के आता है। तो ये जो मशीन है इसी को मैथमेटिक्स में हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे और क्या निकल के आएगा, कुछ आउटपुट निकल के आएगा। सेम वही, जैसे ये फंक्शन है, मशीन है, और ये उसका पूरा का पूरा मशीन को पार्ट पुर्जा एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आया? जैसे चरखी होती है ना, चरखी छोड़ो, एक दूसरा एग्जांपल दे देते हैं यार, जूसर, क्योंकि चरखी कई लोग आंख से भी नहीं देखे होंगे, है ना। चरखी तो बहुत बड़ी चीज होती है, और जो आपके नॉर्मल मार्केट वगैरह में जो जूस पेरने वाला मशीन होता है वो तो बहुत छोटा होता है। ऐसा समझो चरखी बहुत बड़ी चीज होती है वो, और चरखी वगैरह वही किसान के घर पे होता है, ठीक है। क्योंकि लगातार कई दिनों तक, महीनों 1.5 महीनों तक गन्ने की पेराई होती है जब शुरू होता है हमारे यहाँ। और गन्ने वगैरह में भाई इतना मेहनत होता है ना, हालत खराब, साल भर की खेती होती है। दूसरा जब उसको गोड़ना पड़ता है ना, हाथ वगैरह पूरा चीर लेता है, हालत खराब हो जाती है। अब तो हम लोग शहर सब लोग बाहर चले गए, तो घर पे माई बाबू यही लोग बचे हैं, तो वो लोग क्या ही करेंगे, ठीक है, बुढ़ापे में, ठीक है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, वो उनकी अलग से जो है बुआई होती थी, बैल वगैरह से पीछे ले जाके वो गन्ने रखने पड़ते थे, नाली बना बना के, ठीक है। कोई अगर
यूपी पूर्वांचल वगैरह का होगा या गन्ने वगैरह की बुआई वगैरह देखा होगा तो वो समझ गया। अब तो खैर ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो उनसे बुआई होती है। आगे बढ़ते हैं, अपने फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन समझो, एक मशीन होता है, एक हाइपोथेटिकल मशीन होती है जिसमें कुछ इनपुट डालो तो कुछ आउटपुट निकल के आता है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं दे दूं, जूसर, जूसर वाली मशीन आप लोग देखे हो ना, मौसमी डालते हो इनपुट में और वो फंक्शन यानी मशीन कुछ प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट में जूस निकाल के देती है। आपने इनपुट में क्या डाला था, संतरा, और निकल के क्या निकल, मौसमी या संतरा, ठीक है। आपने इनपुट में वो डाला और निकल के क्या आया, उसका जूस, ठीक है। तो जूस आपका आउटपुट हो गया और इनपुट में क्या हो गया, संतरा। तो ठीक वैसे ही ये फंक्शन होता है, ये एक मशीन है, इसमें अब आप कुछ इनपुट डालोगे। जैसे अभी हमने आपको कैलकुलेशन करवाया था ना, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या करवा रहे थे आप, माइनस एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2 हमने पुट करवाया था, ऐसा कुछ पुट करवाया था, है ना। तो ये एक्स इक्वल टू 2 ये आपका इनपुट है, ये आपका क्या है, इनपुट है। और ये इनपुट हम इस फंक्शन यानी इस मशीन में डालेंगे, फिर आउटपुट निकालेंगे। तो f ऑफ 2 अब डाल दिया, तो जहां जहां 2 दिख रहा है वहां वहां हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैलकुलेट, सॉरी 11 इंटू 2 माइनस 12, तो ये क्या मिल जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 2 8 हो जाएगा और ये माइनस 22 और ये माइनस 12, यही हो जाएगा ना, ठीक है। ये 8 8 16 और ये इसको आप कैलकुलेट करना, क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा ये, और ये माइनस 4 और 2 1 3, और ये कितना आ जाएगा, 14 8 और 2 में से 11 माइनस 18 आ जाएगा। तो आउटपुट क्या निकल गया, माइनस 18। इनपुट क्या डाला आपने, 2, और मशीन कौन है, fx, ये है मशीन। अब अलग अलग मैथमेटिक्स में अब मशीन बनेगा, समझ में आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने fx समझाया, ये ऐसा आपका fx होता है, समझ में आया। तो ये आपने इनपुट डाला, ये आपका आउटपुट निकला और ये आपकी पूरी की पूरी मशीन है और ये प्रोसेस हुआ। जैसे गन्ने डालते हो तो वो उसमें कुछ होता है ना, दोनों तरफ से दबाव लगता है, जूसर में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, तो ये समझो आपका प्रोसेस हुआ। इतना समझ में, सिर्फ और सिर्फ fx समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखा था। वो सॉरी, एग्जाम्पल भी रेस कर दिया, कोई नहीं। तो मैं एक बार एग्जांपल वो लिख लेता हूं, किताब का एग्जांपल है तो आपको समझा देता हूं। fx इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको यही क्वेश्चन, आपको ये आपका थ्योरम समझाते हैं। चलो समझो, ये क्या करा, इफ fx एक फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल है, फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल, इफ fx इज ए पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। अब समझो, यहां पे ध्यान से देखो, अब पॉलिनोमियल तो ये भी हो सकता था ना, एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स प्लस 12/7, ये भी तो पॉलिनोमियल ही है fx। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो कोफिशिएंट होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। ये जो आप देख रहे हो, यानी कोफिशिएंट, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इंटीजर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, इंटीजर है, इसका कोफिशिएंट -11, कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। समझ में, इंटीजर तो आपने डेफिनेशन समझते हो ना, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के अंदर क्या आता है, 0 1 2 3, पहला चैप्टर तो पढ़ के आ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि स्किप करके आ रहे हो, ठीक है। ये इंटीजर होता है, समझ में। तो ये आपका इंटीजर होना चाहिए। अब जैसे ये इंटीजर नहीं है तो इस पे ये थ्योरम अभी नहीं वैलिड होगा, लेकिन हाँ, इसको अब ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे ये भी समझाऊंगा, क्योंकि इनको इंटीजर बनाया भी जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ कुछ करेंगे, इन पे इंटीजर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे सवालों को इसमें कन्वर्ट किया करूंगा मैं, सॉरी टंग स्लिप हो रही, ठीक है। चलिए आगे, तो समझो क्या कहा मैंने, इफ fx इज ए पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट आपका इंटीजर हो और लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट तो आपको आता है ना, कोफिशिएंट आपको आता है, लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे हमने लिखा है, और इंटीग्रल कोफिशिएंट ये 3 4 तीनों टर्म मैंने एक्सप्लेन भी किए। इंटीग्रल कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट, इंटीग्रल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल। आगे दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल। इसमें देखो हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसका है, तो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है ना, इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। समझ में, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल, समझ में। अगला है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है समझो, फैक्टर क्या कहता है, नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर। जैसे कोई एक नंबर आपको दे दिया, मैंने कहा ये आपका 48 है, अब इसका सारा फैक्टर लिखो, तो फैक्टर वो चीज होता है, वो सारे नंबर आप लिख दो जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो चलो देखो, 1 डिवाइड करेगा, हाँ 1 48 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। क्या 2 करेगा, 2 भी कर देगा, इवन नंबर ही तो 2 भी कर देगा। क्या 3 करेगा, तो चेक कर लेते हैं 3 करेगा या नहीं, 3 एक 3 1 3 6 18 16 आ जाएगा, हाँ 3 भी कर रहा है। क्या 4 करेगा, हाँ 4 भी कर देगा। क्या 5 करेगा, 5 नहीं करेगा, आप चेक कर लो, 5 डायरेक्ट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 करेगा, हाँ 6 48 6 कर देगा। 7 करेगा, नहीं। 8 करेगा, हाँ 8 48। 9 करेगा, नहीं 9 के टेबल में तो नहीं आता। 10
11 12 करेगा, हाँ 12 कर देगा, 13 14 15 16 कर देगा, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और क्या कर सकता है, 2 और 4 24 कर सकता है, 24 कर देगा। उसके बाद सर डायरेक्ट 48 ही करेगा, है ना, समझ में। तो ये सारे के सारे ये क्या हैं, 48 के फैक्टर हैं, समझ में। यही है आपका, ये इसे कहते हैं फैक्टर, यानी ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर देंगे और इसके अलावा कोई भी नंबर इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको 12 का फैक्टर लिखने को कह दूं मैं, तो क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 2 भी डिवाइड कर देगा ना, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, और क्या होगा 7 8 9 10 11 12 होगा, बस यहीं तक होगा। यानी 1 से स्टार्ट करो और उस नंबर तक जाओ और वो सारे नंबर लिख दो जो कि उस नंबर को डिवाइड कर दे, आपके दिए हुए नंबर को, समझ में। तो इसी क्या कहते हैं, इतने नंबर को हम कहते हैं दिस इज द फैक्टर ऑफ 12, इसी को कहते हैं फैक्टर, क्योंकि आगे यूज होगा ये टर्म, समझ में। ये तीनों टर्म समझा देना ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ में आए, सॉरी थ्योरम समझ में आए, ठीक है। अब चले थ्योरम पे। चलो ये क्या करें, इफ fx इज ए पॉलिनोमियल, अगर ये fx आपका पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कैसे हो, इंटीजर हो, एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, देन एनी इंटीजर रूट, अगर आपका कोई, अब इसके रूट इंटीजर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक इंटीजर रूट पे सबसे पहले इंटीग्रल रूट थ्योरम पढ़ेंगे। अब अगला थ्योरम आपका फ्रैक्शनल रूट थ्योरम भी आएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ fx इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म यही है, यानी कोई भी जो आपका इंटीजर रूट होगा, यानी इंटीग्रल रूट होगा, इस पॉलिनोमियल का जितने भी इंटीग्रल रूट होंगे वो सब के सब इसके फैक्टर के अंदर ही होंगे, समझ में आया। अब जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे ये fx पॉलिनोमियल है, fx क्या है, पॉलिनोमियल। जब इसका कोई इंटीग्रल रूट निकालोगे ना तो आपका इसी के अंदर से ही आएगा और इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। तो आप एक एक करके चेक करो, देखो इसमें रख के चेक करोगे तो आप 3 जब रखोगे ना इसमें देखोगे तो ये 0 दे देगा। तो f ऑफ 3 एक बार निकालो, f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 12, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9, ये प्लस 9 2 जा 18 माइनस 33 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, ये 27 होगा, सॉरी ये 27, तो कितना हो जाएगा 5 8 7 15 और 2 1 3 1 4 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये कितना आ गया, 0 आ गया। यानी क्या हो गया, f ऑफ 3 इसका रूट है, और देखो 3 आपका फैक्टर ऑफ 12 आ रहा है, इन्हीं में से आपका क्या होगा, इंटीग्रल रूट एग्जिस्ट करेगा। क्या सारे के सारे इंटीग्रल रूट एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, लेकिन इसी में से आपको वैल्यू उठा के पुट करके चेक करना होगा, इन्हीं में से आपका इंटीग्रल रूट रहेगा, समझ में। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, मुझे पता है, जैसे क्या डाउट होंगे कि सर अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जरूरी थोड़ी है एक ही हो, पहला डाउट। दूसरा डाउट आपके अंदर ये हो सकता है कि सर इसका फ्रैक्शन हो जाए तो क्या करेंगे, तो दोनों डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं हुआ तो भी, और अगर दूसरा अगर इसका जो कोएफिशिएंट है वो इंटीजर ना होके फ्रैक्शन हो जाए तब कैसे हम डील करेंगे, वो उसके लिए भी थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला थ्योरम समझ में आया, पहले जितना पढ़ा रहे सिर्फ समझते जाओ, लास्ट तक एकदम बने रहो। मैं कह रहा हूं आपसे, ये दावा करता हूं कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैंने थ्योरम पढ़ाए हैं और उससे बेस्ड जो एग्जांपल सॉल्व करा रहे हैं वो आपको ना समझ में आए, समझ में आया, बस आप बने रहो, इतना बात समझ में। तो आप इधर ध्यान दो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि थ्योरम नंबर 1 सबसे पहले ये कहता है कि क्या हो रहा है, टंग स्लिप हो रहा है। क्या होता है जब आगे आगे चीजें सोचते जाओ और पीछे पीछे शब्द छूटते जाते हैं ना, तो थोड़ा सा लैग हो जाता है। आगे चले तो क्या कह रहा था मैं, ये इंटीग्रल रूट थ्योरम कह रहा है। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई fx पॉलिनोमियल है और उसके सारे के सारे कोफिशिएंट जो है वो क्या है, इंटीग्रल है, यानी इंटीजर है, और दूसरा कंडीशन, 2 ही कंडीशन है, कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसके जितने भी इंटीग्रल रूट होंगे वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म के फैक्टर ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, समझ में आया। अदरवाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी जितने भी इंटीग्रल रूट होंगे, जैसे अभी इसका सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो 3 क्या है, 12 का फैक्टर है। तो अब इससे अब इसका कहोगे यूज क्या आएगा, आखिर हम ये थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझो, जब ये हमें रूट फाइंड करने के लिए आगे चल के देखेंगे, ऐसे ऐसे सिर्फ और सिर्फ fx दिया रहेगा और आपसे कहेगा आप रूट फाइंड करो, तो आप अब इसके 2 टाइप्स के रूट होंगे। जैसे इंटीग्रल रूट थ्योरम तो हमने यहां पर लिया, तो जितने भी इंटीग्रल रूट थ्योरम फाइंड करने होंगे हम इस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, और जितने फ्रैक्शनल वाले होंगे वो
अभी थ्योरम 2 पढ़ के तो हम फाइंड कर लेंगे। तो अब इंटीग्रल रूट थ्योरम से आप सारे के सारे इंटीजर वाले रूट निकाल सकते हो। क्यों और कैसे? देखो, आपको कांस्टेंट टर्म दिख गया, उसका फैक्टर आप निकाल ही लोगे, फैक्टर तो निकालने आ ही गया, फैक्टर निकाल लो, फिर एक एक करके आप रखो, चेक करो, ठीक है? एक एक करके आप क्या करोगे? चेक करोगे और देखोगे कौन सा नंबर जो है वो इसको सेटिस्फाइड कर देना है, यानी आउटपुट 0 कर दे रहा है, तो उस नंबर को हम कह देंगे कि वो इसका रूट है। अब कहोगे अगर हम ये चीज थ्योरम नहीं पढ़ते तो बाकी टीचर कैसे पढ़ाते थे पता है? वो कहते थे आप 0 से लेके आप रखते चले जाओ। तो अब इसमें क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाएंगे और पता ही नहीं, वो एक लिमिट नहीं बताते, समझ में? तो वही वो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इनफाइनाइट नंबर में से अब हम आपको एक इनफाइनाइट नंबर दे दूं और आपसे कहूं बार बार चेक करो आप रख के, तो क्या वो इजी है? नहीं। तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए, ये थ्योरम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नंबर को लिमिट कर दिया, आप सिर्फ इतने नंबर को ही रख के बारी बारी चेक करना होगा। अदरवाइज में जब आप थ्योरम ये नहीं पढ़ते ना तो बहुत सारे नंबर आपके पास होते हैं, समझ में आया? अभी आपको शायद कुछ हिचकिचाहट रही हो, क्योंकि अभी जैसे हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे ना तो आपको इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट थ्योरम पे हम चलेंगे, ठीक है? थ्योरम नंबर 2 पे। हाँ, अब ध्यान देना बच्चा, ये थ्योरम नंबर 2 है। अब आपसे कहूं थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो थ्योरम नंबर 2, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये बात हमने बताया था आपसे। हमने आपको मैंने 2 डाउट्स बोला है कि वो समझाना है। एक पहला, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो तो उसको मैं इस थ्योरम नंबर 2 में समझा दूंगा। और दूसरा डाउट क्या था? एक लीडिंग कोएफिशिएंट का, दूसरा डाउट क्या था? जब आपका कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो? इंटीजर ना हो, यानी नॉन इंटीजर हो। कैसे हो? नॉन इंटीजर। दोनों डाउट्स में से एक डाउट आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा, दूसरा वाला मैं आगे चल के क्वेश्चन में समझाऊंगा, समझ में आया? चलो, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है जो इस टाइप का है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, एज्यूम करते हैं इसको, एक जनरलाइज मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को। जनरलाइज कैसा है कि an की पावर xn फिर an-1, ये सब कांस्टेंट है, कुछ नंबर है, a जो है वो कुछ नंबर है, x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है? ये जनरलाइज वे में माना है, ठीक है? ऐसे आप पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि आगे चल के समझो। कई बच्चे ना ऐसे जब देखते हैं ना तो भाग जाते हैं, कहते हैं क्या खिचपिच कुछ लिखा हुआ है। तो नहीं बेटा, इसका आदत डालो आप पढ़ने का, ठीक है? मैं समझाऊंगा पढ़ने को, क्योंकि आगे चल के ऐसे जनरलाइज करना सीख जाओगे, भागना नहीं, इन सब चीजों को समझना है यार, ठीक है? ऐसे समझा दूंगा आप समझ जाओगे, लेकिन इसी को ऐसे समझा रहा हूं तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़े, लेकिन समझो। जैसे ये f से कोई पॉलिनोमियल है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है? और ये जो x है ये आपका वेरिएबल है, ये हाईएस्ट डिग्री फिर लोअर होता चला जा रहा है और एक टाइम बाद सिर्फ a0 यानी कांस्टेंट बच रहा है। जैसे ये आपका कांस्टेंट, फिर x की पावर 3, फिर 5, फिर x की पावर देखो घटता जा रहा है, फिर 0 तक पहुंच जा रहा है, समझ में? x की पावर 0। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है जनरलाइज वे में। अब क्या कर रहा है ये समझो, ये थ्योरम क्या कर रहा है? लेट b बाई c भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है? रेशनल नंबर जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो जैसे कहीं 10/4 लिखा हुआ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/2 लिखो, ठीक है? समझ में आया? रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी यही होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए, ऊपर नीचे वाले। आगे चलो, लेट b बाई c बी अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ b बाई c इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर b बाई c इस पॉलिनोमियल का रूट है, दैट मींस b बाई c यहां पे रखने के बाद इक्वेशन पूरा का पूरा 0 दे दे रहा है आउटपुट में, तो उस टाइम ये an इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ये इसलिए कर रहा है ताकि ये टर्म 0 ना हो जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट की बात ना आ जाए, ठीक है? इसीलिए ये इसलिए दिया है, समझ में? आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? इफ b बाई c इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी b बाई c यहां पे रखने के बाद ये पूरा इक्वेशन 0 दे दे रहा है विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट अभी भी इंटीग्रल है। अब इसमें देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट का ये रेस्ट्रिक्शन हटा के सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल कोएफिशिएंट का रेस्ट्रिक्शन डाला है, ठीक है? तो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट का आपका क्या हो गया? डाउट सॉल्व हो गया कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो तो क्या करेंगे? तो थ्योरम नंबर 2 लगा देंगे। बहुत ज्यादा टंग स्लिप हो रहा है, ठीक है? जल्दबाजी हो रही है, कितनी जल्दी आपको समझा दूं, इस वजह से थोड़ा धीरे रखता हूं, ठीक है? चलो, क्या कहा मैं? b बाई c एक रैशनल नंबर है और वो किसका रूट है? वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। लेकिन ये पॉलिनोमियल में जितने भी कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो कैसे कैसे हैं? इंटीजर हैं। देन अब क्या कर रहा है? अब समझो, अब मेन रिजल्ट शुरू हो रहा है। तो b जो होगा ना, b इज अ फैक्टर ऑफ a0। a0 मतलब ये कांस्टेंट, यानी ये जो b होगा वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है? और जो c होगा, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो c जो है वो किसका फैक्टर होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट an का होगा। समझ में आया? अब अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, समझो। अगर मैं आपसे कहूं ये आपका
क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है। आपसे कहूं कोई रैशनल रूट बता, आप रैशनल रूट ढूंढ के बताओ। अब रैशनल रूट तो सिर्फ और सिर्फ 3 भी होता है, क्योंकि 3/1 लिख सकते हो ना, ये रैशनल ही तो है। तो आप 3 भी, यानी आप इंटीजर वाले रूट भी बता सकते हो और फ्रैक्शन वाले रूट भी बता सकते हो। समझ में, ये दोनों को बता देगा, समझ में। और पहले वाला थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में था, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और ये कोफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन पहले वाले थ्योरम में था। उसके बाद फिर बताया कि जितने भी इंटीग्रल रूट होंगे वो किसके फैक्टर में से होंगे, जो कांस्टेंट टर्म में होगा। ये पहला थ्योरम था। लेकिन दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि ये कोई पॉलिनोमियल है, बस इसमें एक ही कंडीशन होना चाहिए कि सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर होना चाहिए, बस इतना ही। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए और सारे के सारे जो कोफिशिएंट होने चाहिए वेरिएबल के, वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब उसके बाद क्या कहता है कि आपका कोई भी रैशनल नंबर b by c है, वो उसमें जो b होगा वो किसका फैक्टर होगा, वो a0 का होगा, और जो आपका c होगा वो किसका होगा, लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। अब आपसे कहूं कि इसमें इस पॉलिनोमियल, ये आपका जो पॉलिनोमियल दिया, इसका रूट बताओ, चाहे वो इंटीजर हो या चाहे वो फ्रैक्शन हो। दैट मींस रैशनल में तो इंटीजर और वो फ्रैक्शन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके सारे रूट्स कैसे निकालेंगे, कितने, यानी कितने नंबर टोटल हम एक रेस्ट्रिक्शन डाल दें ताकि इस पे जब चेक किया जाए तो सिर्फ उतने नंबर में से वो बिलोंग करे, है ना। चलो देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इसका फैक्टर निकाल लो और इसका फैक्टर निकाल लो। चलो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, दूसरा और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं 6 हो सकता है। और इनके आगे प्लस माइनस भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। प्लस माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्लस में करो चाहे माइनस में करो वो डिवाइड ही कर देगा, ठीक है। आगे 2 का जो होगा वो कौन कौन होगा, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। अब अगर आपको इसका रूट निकला है, रूट लिखना है, तो पॉसिबल रूट क्या होगा, यानी रूट बिलोंग्स टू कहां से आपका रूट ये बिलोंग करेगा, ये ध्यान दो। तो आपका जो ऊपर वाला जो होता है b जो होता है वो कहां से बिलोंग करता है, वो a0 से करता है। दैट मींस यहां से करेगा, यानी b है आपका, ये सारे के सारे ऊपर रहेंगे और ये सारे के सारे नीचे रहेंगे, है ना। ये सारे के सारे नीचे रहेंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, समझो। b by c आपके सारे के सारे रूट होंगे, तो ये आपका क्या है, b जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, b जो है फैक्टर ऑफ a0 से बिलोंग करेगा। b इज अ फैक्टर ऑफ a0, ठीक है, यानी कांस्टेंट से, यानी कांस्टेंट से क्या बिलोंग करेगा, b। और जो आपका c होगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो an से, यानी लीडिंग कोफिशिएंट। तो हमने लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर निकाल लिया और कांस्टेंट का भी फैक्टर निकाल लिया। तो इसमें जितने रूट आएंगे वो ध्यान से देखो, तो रूट b by c ही रूट होगा सारे के सारे, तो b by c कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो, ये b है और ये सारे के सारे c हैं, तो प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 2, तो कितने आ जाएंगे, प्लस माइनस 1/2 आ जाएंगे। फिर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3। फिर इसको इससे करोगे तो प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। फिर अभी प्लस माइनस 2 को इनसे फिर डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो आप लिखो प्लस माइनस 2। फिर इसको इससे डिवाइड करो तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ऑलरेडी लिख दिया। प्लस माइनस 2 को डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2/3, तो प्लस माइनस 2/3, ठीक है, कॉमा देते जाओ। आगे चलते हैं, फिर प्लस माइनस 2/3 हो गया, फिर प्लस माइनस 2/6, प्लस माइनस 2/6 बोले तो 1/3 आगे लिख दिया हूं, समझ में। यानी कुल मिला जुला के जितना ये नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5 6, प्लस माइनस बोले तो अलग अलग, 6 दूनी 12, यानी ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है मैंने, इसी में से आपका कोई ना कोई 1 2 3 या कितने भी, जैसे 3 है ना डिग्री, तो मैक्सिमम 3 जो होगा, 3 नंबर, इस 12 में से कोई 3 नंबर जब आप इसमें पुट करोगे बारी बारी से, तो वो 0 के इक्वल दे देगा। समझ में, आप कैसे 3 ही मैंने बोला, वो आगे वाले थ्योरम में बताया जाएगा, ठीक है। आगे जैसे जैसे चारों थ्योरम पढ़ लोगे ना, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा और धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि रूट्स को फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है। तो अब ये मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो, आपको जितने भी रूट फाइंड करने हैं, रैशनल रूट मतलब उसमें इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों आ जाएंगे, फ्रैक्शन, ये आपका ऐसा समझो, ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला थ्योरम एक बार के लिए साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा वाला थ्योरम हमेशा
हमेशा याद रहना चाहिए और इसका हमेशा यूज आएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है जो इस टाइप का है तो इसमें जो आपका रैशनल रूट आएंगे वो कहां से बिलोंग करेंगे, b बाई सी के फॉर्म में रहेंगे और b जो होगा वो फैक्टर ऑफ इसका होगा और c जो है फैक्टर ऑफ इसका होगा। तो b जो है हमने ये निकाल लिया और c का फैक्टर ये निकाल लिया, तो b बाई सी हमने करते गए। तो b बाई सी मतलब एक बार इसका सबके डिवाइड कर दिया तो आपका पूरा लिख दिया, फिर इसके बाद इसको कर दिया इस सबसे डिवाइड, फिर उसी को इसमें लिख दिया, और जो रिपीट हो रहे थे उनको देखा कि पहले लिखे हुए तो उसको रिपीट नहीं किया। समझ में आया? तो आपके टोटल इतने रूट में से इतने नंबर में से कहीं ना कहीं 3 ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन में रखने के बाद आपका 0 हो जाएंगे। मैक्सिमम 3 होंगे, मिनिमम 3 से कम ही होंगे। समझ में आया? ये क्यों बोल रहा हूं, जैसे आगे थ्योरम पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्या बोला, अब देखो अब हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, अब मैं बताता हूं बाकी टीचर्स क्या करते हैं। ये आपको पॉलिनोमियल दे देता है क्वेश्चन में, अगर वो ये थ्योरम नहीं जानते हैं पहला दूसरा तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो और ऐसे रखते चले जाओ। अब ये इनफाइनाइट नंबर है ना, कहां तक जाके रुकेंगे, क्या पता एक आपने निकाल लिया किसी तरह से, चलो ठीक है। जनरली क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा बनाया जाता है क्वेश्चन कि 1 2 3 4 ऐसे रख के आ जाता है, इंटीजर रखने पे एक रूट मिल जाता है। लेकिन कभी कभी जब कंपटीशन में आप बैठते हो ना तो इंटीजर आपका मिलेगा ही नहीं, वो आपका कुछ ऐसा रूट मिलेगा। अब आप सोचो जरा, एक फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अब कितना सोचोगे, ये भी तो होता है ना, कितना सोचोगे, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड तो फेल हो जाएगा, हम तो सोच ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो जब हम हिट एंड ट्रायल से हम निकाल ही नहीं पाएंगे तो हमें एक रेस्ट्रिक्शन नंबर होना चाहिए ना, फिक्स नंबर हो, उसी नंबर में से हम चेक करें एक एक रख के। तो हमने बता दिया कि ये थ्योरम खुद कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर आप निकाल लो और इस नंबर को एक एक करके बारी बारी से चेक कर लो, देखो कौन सा नंबर 0 दे रहा है उसी को आप रूट बोल दो। समझ में आया? ये है इस थ्योरम की खूबसूरती। समझ में आया? अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सवाल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट का आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा था नॉन इंटीजर हो जाए तो हम इंटीजर बना लेंगे यार, नॉन इंटीजर है तो बना के दिखाता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप सॉल्व कर पाओ। चलो, जब अगर आपका नॉन इंटीजर हो जाए तब कैसे करेंगे, ठीक है, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो, जैसे मैंने एक fx इक्वल टू हमने दे दिया 3/2 x क्यूब प्लस 5/3 x स्क्वायर प्लस 7/2 x प्लस 8/3, ये हमने दे दिया। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब मैंने कहा इसका रूट बताओ। अब देखो इंटीजर तो है नहीं, सब का सब क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो अब इसमें हम क्या करें कि ये इंटीजर बन जाए। तो आप एक काम करो, जितने डिनोमिनेटर दिख रहे हैं ना इनका एलसीएम लो, 2 3 2 3 का, तो 2 3 का 2 3 2 3, इनका जब एलसीएम लोगे तो 2 और 3 ही आ जाएगा, 2 3 यानी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। अब एक काम करो, 6 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट मींस यहां 6 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस 6 को अंदर भेजो, इस 6 को यहीं रहने दो। तो ये आपका किस में बदल जाएगा पता है, 1/6, इसको पहले लिख दे रहा हूं, और इस 6 अंदर भेजोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9 x स्क्वायर पहला वाला टर्म, दूसरा वाला 3 दूनी 6 और 2 बचे 10 प्लस 10 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भेजो 2 तिहाई 6 और 6 से 42 x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और समझ आ रहा है कि नहीं, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 सरल इजी हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये आपका। अब देखो ये वाला इक्वेशन, देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ये इसके बराबर है, इक्वल टू है। समझ में आया, एकदम इक्वल है, 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इक्वेशन में। समझ में आया? अब देखो ये किस में बदल गया, इंटीग्रल फॉर्म में बदल गया। अब अगर इसके रूट्स फाइंड कर लो, अगर कोई ऐसी x की वैल्यू जो इसको 0 कर दे रहा है तो ये पूरे को 0 नहीं कर देगा, सिर्फ ये तो 1/6 का मल्टीप्लाई ही है। तो आप इसका रूट फाइंड कर लो, इसका जो रूट आएगा वही इसका भी रूट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसका रूट आप फाइंड कर सकते हो। अब इसका रूट क्या आएगा जरा बताओ, इसका रूट जानते हो कितने में से आएगा? चलो देखो, ये आपका b है, ये आपका क्या, सॉरी ये आपका a0 है और ये आपका क्या है, ये आपका an है। ठीक है, और जो ये है a0 है, ये b बिलोंग करेगा a0 से, और an से बिलोंग कौन करता है, c करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले 16 का फैक्टर निकालेंगे। 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस माइनस 1। अच्छा, पहले वाले साथ थ्योरम में मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया तो आप लगा लेना, ठीक है, प्लस माइनस भी लगा लेना। तो प्लस माइनस 1 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैंने लगाया नहीं, तो आप समझ लो 16 का क्या होगा, प्लस माइनस 1, इसका प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 नहीं होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस
5 6 7 8 8 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 डायरेक्ट 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इतने आ जाएंगे। और 9 का देखो, 9 का क्या है, 9 का आ जाएगा n, तो एक तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, दूसरा 2 3 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी इतने आ जाएंगे। अब अगर हम आपसे कहें कि आपको कितना नंबर मिला, तो b बाई सी b बाई सी b बाई सी करते जाओ, यानी इसको इन 3 से डिवाइड करो, इसको इन 3 से, इसको इन 3 से, इसको इन 3 से, इसको इन 3 से, तो आपको नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे पता है? तो आप आ जाओ करो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 1, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 2, इसको इससे करोगे, यानी ये पूरा पूरा वैसे लिख लो, क्योंकि प्लस माइनस 1 से सबको डिवाइड करोगे तो वही चीज मिल जाएगा। तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16, ये मिल गया इतना। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करो प्लस माइनस 3 से, तो कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/3 2/3 प्लस माइनस 4/3 और प्लस माइनस 8/3 फिर प्लस माइनस 16/3। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे में, नीचे तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, समझ में। अब दूसरा ये दिख गया, फिर अब इसके बाद 9 से भी करो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/9 प्लस माइनस 2/9 फिर प्लस माइनस 4/9 4/9 फिर प्लस माइनस 8/9 फिर प्लस माइनस 16/9। या अब शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ गया ना। तो यानी इतने नंबर में से, इतने नंबर में, जहां आपका इनफाइनाइट था, इतने नंबर में से आपको एक एक करके बारी बारी चेक करना होगा। आपको इसमें उठा के पटकना होगा इस नंबर को और चेक करना होगा कौन सा नंबर जो है 0 आउटपुट दे रहा है, तो उस नंबर को हम रूट कर दे देंगे। समझ में? ये आपका रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इनफाइनाइट नंबर पहले पुट करते, पता है, इनफाइनाइट नंबर। समझ में? अब ये थ्योरम आपको कहा नहीं सिर्फ इतने ही नंबर हैं, और जनरली आप क्या करते हो पता है, दोनों प्लस माइनस में से ऐसे पुट करते चले जाते हो। अब इसमें रैशनल भी पता चल रहा है, वर्चुअल रैशनल आप सोच भी नहीं सकते थे, सिर्फ आप इंटीजर ही रिटर्न ट्रायल में सोचते हो। समझ में आया? चले आगे बढ़ गया। तो आपका ये दूसरा वाला डाउट भी क्लियर हो गया कि जब आपका नॉन इंटीजर दिया रहते तो क्या करेंगे, ये करेंगे, और एलसीएम जब लोगे और ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई करोगे, सब के सब इंटीजर में बदल जाएंगे। और नहीं बदलना है तो आप कहीं एलसीएम लेने में गलती कर रहे हो, या तो मल्टीप्लाई करके इस सबको सॉल्व करने नहीं आ रहा है आपको। सॉल्व करने तो आ ही रहा होगा ना, इतना तो बेसिक आ ही रहा होगा यार। इसी अगर चलो ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो एक बात समझ लो, इस 6 को जब अंदर भेजे ना तो 3/2 है, उल्टू में 6 कर रहे हैं, तो 2 3 6 3 3 9, तभी यहाँ पे 9 लिखा हूँ। ठीक है, ऐसे बाकी सब कर लेना है। इतना समझ में आया? आई होप आपको थ्योरम नंबर 2 समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया, अब मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना। अब जिसको अब पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं आता है भाई, होता है बहुत जगह, वो सारी किताबी भाषा मैंने समझा दिया। कई लोग को वो समझ नहीं आएगा, एकदम सिंपलेस्ट वे में और एकदम इजी वे में मैं 2 से 3 मिनट लूंगा और आपका थ्योरम आपके दिमाग में घुसा दूंगा। समझो, इंटीग्रल रूट थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन था। पहला, कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल के वो इंटीजर होने चाहिए। दूसरा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसने रिजल्ट में क्या बताया, इसने कहा जितने भी इंटीग्रल रूट होंगे ना, वो फैक्टर होंगे कांस्टेंट टर्म के। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + 7, ऐसा प्लस 7x + 2 ऐसा हो, पता नहीं शायद ऐसे। देखो ये इसमें देखो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, हाँ, और सारे कोएफिशिएंट क्या है, तो इंटीजर है, बिल्कुल है। तो अब इसमें ये थ्योरम लगा सकते हो, और जितने भी आपके क्या होंगे रूट्स होंगे इसके, वो किसके फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर हो जाएंगे। समझ में? ये इंटीग्रल रूट थ्योरम हो गया। दूसरा, रैशनल रूट थ्योरम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह यूज आएगा। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट की बात ही नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ पहला कंडीशन ही सिर्फ और सिर्फ कॉपी किया। वो क्या कहा, कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब मैंने बताया दोनों में, अब आप अगर कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं है तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये भी डाउट आपका क्लियर कर दिया मैंने पीछे। फिर हमने क्या बताया कि इसका जो रिजल्ट है ना, उसने कहा कि b/c अब c 1 भी हो जाए, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, कोई भी हो, वो क्या होंगे, जहां b आपका बिलोंग करेगा कांस्टेंट टर्म से और c जो है वो बिलोंग करेगा लीडिंग कोएफिशिएंट से, लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर से। समझ में? यानी b बिलोंग्स टू कांस्टेंट टर्म और c बिलोंग टू ये फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहां लिखना b बिलोंग टू फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म और c बिलोंग टू फैक्टर ऑफ लीडिंग टर्म। समझ में? यही आपका 2 थ्योरम था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट थ्योरम तीसरा वन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। इन सब पे सवाल किया जाएगा, याद रखना। इन जितने चारों थ्योरम है ना, मैं ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा, ऐसे ऐसी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ऐसी समझदारी दूंगा ना कि आप आगे चल के कभी भी आप दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना आप भरोसा रखो। ठीक है, अरे भाई इसको समझाने और इसको पढ़ने में ना तुम पसीना नीचे से ऊपर चढ़ गया मेरा। समझ में? इतना डेप्थ चीज निकालने को, किताब
में दी है लेकिन किताब कोई छूटा नहीं, इसलिए मैं स्टैंडर्ड किताब आपको वो करता हूँ कि आप उसका लगाओ, RD शर्मा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो ध्यान से। अब थ्योरम नंबर 3 है, ये थ्योरम नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। ये क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री n हो, n कोई नंबर है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, n हो, उसके पास मैक्सिमम n रियल रूट होंगे, ठीक है, n रियल रूट। कई टीचर्स इसको भी गलत पढ़ाते भाई, एकदम सरासर, जैसे मैं समझाता हूं एग्जांपल में मैं आपको देता हूं, मैं कह रहा हूं x³ + 3x² + 7x + 5, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, fx है, ठीक है। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि इसके 3 रूट होंगे, नहीं, मैक्सिमम 3 रूट होंगे, यानी मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। रियल रूट की बात कर रहा हूं, रियल रूट, ठीक है। इमेजिनरी रूट भी होते हैं इसके, इमेजिनरी नंबर मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया, नंबर सिस्टम अगर जिसने पढ़ा होगा ना मेरे से, वो अब रिलेट करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा हूं मैं कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके पास मैक्सिमम n रियल रूट होंगे, मैक्सिमम, यानी रियल रूट अगर जैसे डिग्री 3 है ना, तो मैक्सिमम रियल रूट 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। समझ में आया? और अगर ऐसा कहा जाए तो ये बात सही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 3 डिग्री है तो 3 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम का मतलब समझिए ना, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। समझ में आया? इसलिए ये आपका थ्योरम नंबर 3 का है। और दूसरा हमने नोट एक चीज लिखवा है, जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये मैक्सिमम 3 पॉइंट कट कर सकता है, जरूरी नहीं कट ही करेगा। समझ में? मैक्सिमम, और 3 से ज्यादा, जैसे डिग्री 3 है ना, 3 से ज्यादा बार नहीं कट करेगा, ऐसा नहीं हो 4 बार। जैसे डिग्री 3 है ना, तो इसका रियल रूट जो है या नंबर ऑफ रूट्स जो 3 से कभी ज्यादा नहीं होंगे, 3 या 3 से कम ही रियल रूट होंगे। समझ में आया? ये थ्योरम नंबर 3 कहता है। जैसे आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, अगर कोई टीचर आपसे कहे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप उनसे एक बात याद रखना, उनसे ये कहना, वो कई बार दोनों पॉइंट्स को गलत पढ़ा देते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री n है तो उसके पास n रूट होगा, और जिसकी डिग्री n है वो n बार काटेगा। नहीं, मैक्सिमम, एटमोस्ट या मैक्सिमम लगाना शब्द जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और आप उनसे कहना कि सर इसका 2 रूट होने चाहिए, दोनों रूट जरा निकाल के बताओ, तो आपको रियल रूट नहीं बताएंगे, वो इमेजिनरी रूट बता देंगे, भले अगर वो थोड़ा सा 11th 12th का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस सपोज x² + 2x + 1, मैं एक बार चेक कर लूं, b² - 4ac और 4ac 4, ठीक है, इसको क्या कर देता हूं, 1 ही कर देता हूं, ठीक है। तो 20 का 1 हो जाएगा और 4ac, ठीक है। इसका उनसे पूछना, ये जो fx है, इसका जो पॉलिनोमियल है ना, इसको पूछो और उनसे कहो कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है सर, ये इसकी डिग्री 2 है, इसके पास 2 रूट होना चाहिए, तो आप 2 रूट निकाल के बताओ उस 2 रूट को, और आप लोग भी निकाल के बताओ। चलो, आप लोग देखोगे ना, इसके 2 रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 2 रियल रूट नहीं होंगे इसके, आपके अलग अलग, सॉरी, आगे चल के मैं इसको समझाऊंगा और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ थियरम पे, चारों थियरम खाली रिकॉल करते रहो, ठीक है। और इसको देखोगे ना, ये ग्राफ को, जैसे ये ग्राफ है, ये इसका x एक्सिस है और इसका y एक्सिस है, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ या तो ऐसे बन जाएगा या तो ऐसे बन जाएगा, कभी भी x एक्सिस को नहीं कट करेगा, याद रखना। समझ में आया? जैसे इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बनेगा ऐसा, ये कभी नहीं। और जो जिसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, कई ग्राफ जो क्वाड्रेटिक होंगे ऐसे बन जाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा ये सब ग्राफ वगैरह जब आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें अभी मत ही जाते हैं, ठीक है। अभी जितना जरूरी है सिर्फ उतना ध्यान दो कि जितनी डिग्री है उतने एटमोस्ट रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं और उतने एटमोस्ट एक्स एक्सिस पे कट कर सकता है, ठीक है। एटमोस्ट जरूरी नहीं कटी करे। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई आपको? थ्योरम आई होप 3 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब थ्योरम नंबर 4 देखो। थ्योरम नंबर 4 नॉर्मल बहुत सिंपल सा है। ये कह रहा है अगर आपको फाइंड करना है जीरोस या रूट को, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब होता है कि आप सॉल्व कर दो उसको, fx = 0 कर दो। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे समझाऊं, जैसे fx = आपको दिया हो x² + 5x + 6 ऐसा दिया हो, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हो, इसका रूट निकालना चाह रहे हो या जीरोस निकालना चाह रहे हो, तो आप सिंपली fx = 0 एक बार लिखो। अब fx आपका ये दिया हो, तो fx की जगह पे हमने x² + 5x +
प्लस 6 बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि fx बराबर है ना इसके, तो जहां पे fx है वहां पे ये चीज पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करने आना चाहिए, हमने स्प्लिट टर्म से हमने बताया है ना, फैक्टराइजेशन का वीडियो देख के आया ना, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा देखे होंगे नहीं, एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने आर डी शर्मा के हिसाब से बनाया हुआ है वीडियो, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 6 का पहले इसके 1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर इसका फैक्टर निकालो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर इसको दो टर्म में स्प्लिट करो सच दैट कि जोड़ने घटाने प्लस 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आ गया 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 प्लस 3, 5 को स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 3, फिर x रख दिया, फिर प्लस में 6 बराबर 0। इसी को बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, किसकी मदद से, इसकी मदद से, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। फिर हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे, यहाँ पे x कॉमन होके x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन होके x प्लस 2 हो जाएगा। ये मैंने ये कहा था ये दोनों ब्रैकेट जरूर सेम होंगे, नहीं होंगे तो आप कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि ब्रैकेट सेम होने के लिए मैं ये सब लगा रहा हूँ, समझ में। अब ध्यान दो, अब इस टर्म और इस टर्म में देखोगे x प्लस 2 यहाँ पे भी, x प्लस 2 यहाँ पे, तो ये बाहर चला आएगा, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, समझ में आया, बराबर में क्या है 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर अगर 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 हो जाएंगे तभी 0 आएगा, समझ में। तो या तो आपका x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, या तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो आपका इसका जो रूट होगा, इसका जो रूट होगा वो क्या होगा -2 और -3। आप यहां -2 और -3 पटकोगे ना तो ये 0 दे देगा। चेक कर दूं, चेक करके बताऊं, चलो देखो यहाँ पे चेक भी कर दे रहा हूं। चलो तो यहाँ थोड़ा सा इतना आप लोग फटाक से लिख लो, फिर हम चेक करते हैं। चले, चलो चेक करता हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे f ऑफ -2 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये -10 प्लस 6, 6 4 10, ये कैंसिल हो, क्या आ गया 0 आ गया, देखो हो गया। अब आगे दूसरा कैलकुलेट करो, -3, f ऑफ -3, तो देखो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये -15 प्लस 6 9 6 15, ये भी कैंसिल हो, क्या आ गया 0 आ गया। देखो दोनों आपका रूट निकल गया। इसकी डिग्री कितनी थी 2 थी, और इसके 2 रियल रूट आ गए, समझ में आया। और कैसे सॉल्व करेंगे ये आपका, तो ये हमने 4 थ्योरम्स अभी हम देखे, चारों पे अभी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए, ठीक है। अब जाके अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जितना थियरी आज हमने पढ़ाया है उस पे बेस्ड एक एक करके अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जाके एक्सरसाइज पे हम पहुंचे हैं आज के वीडियो में, समझ में आया। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलो अब अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर में अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, आपको एक fx पॉलिनोमियल दिया है, पूछ रहा है f ऑफ 2 बताओ और f ऑफ -3, दैट मींस x की जगह 2 पुट करो और एक बार x की जगह -3। तो हम सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ। तो आपका f ऑफ x कितना दिया हुआ है, तो f ऑफ x 2x क्यूब -13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ये दिया हुआ है। तो f ऑफ 2 हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब -13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12, यानी जहां जहां x दिख रहा था वहां 2 पुट कर दिए। तो यहाँ देखो ये 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये 13 है, ठीक है, 13 है, और ये 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और ये 34 हो जाएगा, और ये प्लस 12 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, एक बार चेक करो। ये तीनों आपस में जोड़ दो, 4 2 6 6, 12 2 हाथ 1 कैरी 1, 3 1 4 1 5, सॉरी 3 1 4 1 5 5 1 6, ये 62 हो गया और -52 हो गया। तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना है आंसर 10 आया। दूसरा वाला कौन सा था, f ऑफ -3, f ऑफ -3 भी कैलकुलेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। f ऑफ -3 बराबर देखो 2 इंटू ये आप कर लोगे, या इसको मिटा के इधर ही कर देता हूं, इतना समझ में आया। तो आपका आंसर भी मिला दिया मैंने, 10 आ गया, ठीक है। आगे चले, चलो f ऑफ -3 देखो, f ऑफ -3 निकालने जा रहे हैं, तो 2 इंटू -3 का क्यूब -13 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस में 12। आगे बढ़ जाए, ये कितना हो जाएगा -27 2 जा 27 दूना 54 -54, और ये प्लस 9 और 13 नवैया 117 और ये 17 3 51 प्लस 12। मेरा हिंदी में, एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ठीक है। आप कितना 5th तक
5th तक, ठीक है। तो टेबल वगैरह हम लोग पहाड़ा 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे याद किए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं टेबल वगैरह या कैलकुलेशन, मेरा टेबल जो है वो हिंदी में होता है, तो आप लोग थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो अब जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ जोड़ दो, पॉजिटिव वाला एक साथ, तो 1 7 1 8 8 4 12 2 कैरी 1 5 5 1 6 6 5 11 11 1 12 2 कैरी 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, बाकी 1 1 2 222 आ जाएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, तो आपका माइनस में ही आंसर आएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1 और ये 210 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर में मैच कर लूं, आंसर सही है 210 माइनस का, ठीक है। चलिए आगे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको शो करना है, शो दैट x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर ये कब रूट होगा, जब ये इसमें रखने के बाद ये क्या दे दे आंसर 0 दे दे। तो चलो देखो लेट कर लेता हूं, fx इक्वल टू आपका क्या है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। तो f ऑफ 1 जरा कैलकुलेट करो, f ऑफ 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। आगे भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये देखो देखो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और 7 2 9, सारे सारे मिलके क्या हो जाएंगे 0, आंसर आ गए आपका हो गया। हेंस यहाँ पे लिख देना, हेंस हेंस 1 इज अ रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। कई टीचर्स से नंबर काट लेते हैं। इतना आ गया, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो अब ये वाला सवाल देखना। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 4/3 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इसने सवाल में ही बोल दिया कि ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो आपको k की वैल्यू बतानी। k कहां दिख रहा है, यहाँ पे। ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। अब इसने बोल दिया है कि ये क्या है, रूट है, दैट मींस अगर इसको इसमें पटका जाएगा तो कंफर्म है 0 आएगा, ठीक है। ये बोल दिया सवाल में। क्यों, कैसे बोला, क्योंकि इसने कह ही रहा है सवाल में, इसने क्या बोला कि ये जो है x इक्वल टू 4/3 इसका रूट है। इफ यहाँ पे लिखो, इफ 4/3 इज रूट ऑफ fx, अगर ये fx इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, अगर इफ 4/3 इज अ रूट ऑफ, यहाँ सोल्यूशन लिख देना, ठीक है। सोल्यूशन क्या कहा मैंने, इफ 4/3 इज अ रूट ऑफ fx इक्वल टू दिस, देन f ऑफ कितना 4/3 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f ऑफ 4/3, अब f ऑफ 4/3 कैसे कैलकुलेट होगा, देखो fx इतना दिया है, तो f ऑफ 4/3 कैलकुलेट होगा 6 इंटू 4/3 का होल क्यूब प्लस माइनस में 11 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 बराबर में 0 हो गया। ये f ऑफ 4/3 निकाल दिया मैंने। f ऑफ 4/3 ऐसे ही निकलेगा ना, क्योंकि fx आपका ये दिया हुआ था, समझ में। अब इसके आगे मैं नीचे सॉल्व करता, बट इधर स्पेस इधर कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो जरा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 64, आगे ध्यान देना। तो ये अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 8, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। तो ये 64 बाई कितना हो जाएगा 27 माइनस 11 इंटू 16 डिवाइड बाई 9, फिर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 2 जा 6, 3 9 जा, ओके, और ये 64 दूना 128, 128, यही हो जाएगा। और उसके बाद ये देखो, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 11 छक्का 66, 6 कैरी 6, 11 का नाम 11, 11 6 17 डिवाइड बाई 9, और इसको प्लस 4 के डिवाइड बाई 3 माइनस 20 बराबर 0। कई लोग इसको यहाँ पे जाके ऐसे जैसे मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। ये मैंने सही किया, ठीक है, ठीक के इंटू ये। कई लोग इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पता है, 16 इंटू 11 ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मत करना यार, ऐसे भी अब थोड़ा थोड़ा आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, ठीक है। ऐसे भी करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो। अब इसमें सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो ये आपका यहाँ पे 9 भी तो बचेगा ना,
9 यहाँ पे भी तो बचेगा, 9 छूट गया था, हाँ तभी कह रहा था कुछ तो गलती हो रहा है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे देखो। अब इनके एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9, 9, 3 और 1, इनके एलसीएम आ जाएंगे 9, लेके आप चेक कर लो। ठीक है, मैं इधर आपका इरेज कर दूं इतना, आई होप आपने नोट कर लिया, एक बार नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ इतना इरेज करके, क्योंकि उसके बाद इधर ही सॉल्व करना होगा। चले आगे, या एक काम करो, सॉल्यूशन छोड़ के क्वेश्चन इरेज कर दूं क्या, ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, छोड़ो यहीं पे देखते हैं। चलो इसको इरेज कर दिया, अब इधर सॉल्व करता हूं। तो आपका 9 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर देखो 128 माइनस 176, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 के, और ये माइनस 180 हो जाएगा क्या, क्योंकि 1 में डिवाइड करोगे 9 9 आ जाएगा, और 9 का फिर 20 मल्टीप्लाई करोगे ये बराबर में 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 इंटू 9 तो वही हो जाएगा। इनको आपस में सॉल्व करो, दिस माइनस दिस और ये माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 0 0 और 6 6 और 8 7 15, 8 7 15 5 कैरी 1 2 1 3, 356 आ जाएगा माइनस का, और ये 128 है। ठीक है, आगे बढ़े, तो ये 128 माइनस 356 प्लस 12 के बराबर 0, ये कितना आ जाएगा माइनस का, 8 में से 16 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, प्लस 12 माइनस का इक्वल टू 12 के बराबर 0। फिर उसके बाद इसको उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, 12 के बराबर 228, और के बराबर क्या हो जाएगा 228 डिवाइड बाई 12। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 12 एक नंबर 12 10 22 12 9 108, यानी के बराबर 19 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया, समझ में आया। चले आगे, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ आंसर, आंसर आपका करेक्ट है। चले आगे, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, तो अब ये सवाल देखना, ये क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसकी बताना है। ठीक है, ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो अगर बोला है इफ x इक्वल टू 2 इज द x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर रूट्स ऑफ, यहां लिख लेना सॉल्यूशन, ठीक है, आर रूट्स ऑफ fx बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन क्या होना चाहिए, f ऑफ 2 बराबर 0 हो जाए और f ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया, तो f ऑफ 2 जरा कैलकुलेट करो, f ऑफ 2 बराबर 0, f ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b बराबर 0। इसको जरा कैलकुलेट करो, ये 8 2 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। अभी यहां से कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर 4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 0 जरा कैलकुलेट करो, तो यहाँ 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b बराबर 0 हो गया। अब 0 का इसमें मल्टीप्लाई, ये 0 ये भी 0 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू कितना आ गई 0, b का आंसर आ गया, b की वैल्यू आ गई, लेकिन a की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो इसमें, तो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह रहे हैं। तो करेंगे क्या, पुट b बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे नाम दे दिए इसको। ठीक है, तो इसमें पुट करो 2a प्लस b बराबर 0, तो b बराबर 0 जैसे पुट करेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 2a बराबर 0, a बराबर भी क्या आएगा 0/2, a बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया, तो क्या आया वैल्यू a और b का दोनों 0 आ गए। समझ में आया, आगे बढ़ जाए या एक बार फिर से समझा दे। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यार, यहाँ पे a की वैल्यू सॉरी 0 नहीं है ना, ये तो 4 है यार, यहाँ पे आप लोग सुधार लेना इसको, 4 है, तो ये कुछ और आंसर आ जाएगा यहाँ से, a बराबर 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4/2, और इसको सरल करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 2, सॉरी वो 0 नहीं 2 होगा। तो आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, fx की वैल्यू आपको ये दिया था, a और b की वैल्यू पूछा था, जब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 क्या हो इसके रूट्स हो, तो x इक्वल टू 2 एक बार पुट किया, x इक्वल टू 0 एक बार पुट किया, जो भी इक्वेशन बना दिया चुपचाप। इसमें से एक आपका क्लियर कट निकल गया,
इक्वल टू 0, और एक आपका फिर उसकी वैल्यू इसमें पटकने के बाद या पुट करने के बाद आपका क्या मिला, a मिल गया। समझ में आया, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि सर जैसे यहाँ पे a और b मिलके यहाँ पे आया, वैसे ये अगर 0 नहीं होता यहाँ भी a वाले टर्म आ जाते तो यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये हम हाई स्कूल यानी 10th में चल के सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे एक आध सवाल आएगा तो मैं करा दूंगा, क्या करेंगे दोनों में से जैसे कराएंगे आगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, चले आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका थ्योरम नंबर 1 इंटीग्रल रूट थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्या कहा, फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, ये आपका थ्योरम नंबर 1 पे क्वेश्चन है। कैसे है थ्योरम नंबर 1 पे, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और सारे के सारे जो आपके कोफिशिएंट दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, इंटीजर दिख रहे हैं। तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, इंटीग्रल रूट थ्योरम आप लगा सकते हो। तो आप बोलोगे फ्रॉम इंटीग्रल रूट थ्योरम, फ्रॉम इंटीग्रल रूट थ्योरम से, रूट थ्योरम क्या कहता है इंटीग्रल रूट थ्योरम, इफ कोफिशिएंट ऑफ polynomial is integer and leading coefficient is 1, then integral roots belongs to factor of constant term। ये बात आप लिखोगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये यहां पे बताओगे हियर constant term is 6। सो 6 का फैक्टर लिखोगे यहाँ, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या होगा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यही सब तो डिवाइड करेंगे और प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है इंटीग्रल रूट्स निकालने के लिए, तो इसमें से कोई 3 आपका इंटीग्रल रूट्स होगा। ठीक है, तो अब आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप f ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे, फिर f ऑफ माइनस 1 कैलकुलेट करोगे, फिर f ऑफ प्लस 2 कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर f ऑफ माइनस 2 कैलकुलेट करोगे, फिर f ऑफ 3 कैलकुलेट करोगे, फिर f ऑफ माइनस 3 कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद आगे देखो f ऑफ प्लस 6 कैलकुलेट करेंगे और f ऑफ माइनस 6 कैलकुलेट करेंगे। करके दिखाएं, चलो देखो f ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं तो आपका f वो है ना पॉलिनोमियल, तो देखो क्या आता है f ऑफ 1, तो 1 का क्यूब, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूं तो आप ध्यान देना, तो 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 और 11 और माइनस 6, तो ये 6 6 12 और ये 11 1 12, तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, आई होप। ये 6 6 12 और 11 1 12, ठीक है, 0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा जरा बताओ आप, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 और माइनस 11 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 18 6 माइनस 18 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका माइनस 24 आ जाएगा। तो अगला फिर क्या हो जाएगा, 2 रखने पे कितना आ जाएगा जरा देखो, 2 रख लो यहाँ पे, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्या ये 8 हो जाएगा, ये 4 6 24 हो जाएगा, ये 11 और 22, ये 8 और 22 22 8 30 हो जाएगा, और ये 4 6 24 24 36, ये भी आपका 0 आ जाएगा। आप देख लो, चेक कर लो। ठीक है, अब ऐसे -2 कैलकुलेट करो और 3 कैलकुलेट करो, और ये आप होमवर्क है आपका, ये फर्दर आप कैलकुलेट करो। तो जिस पे 0 आ रहा है, जैसे इस पे आ गया 1 0 आ गया, 2 रूट तो यहीं पे निकल गए, मैक्सिमम 3 ही रूट होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। यहाँ पे और भी एक बात लिख लेना, इंटीग्रल ऑफ ये चीज लिख लेना ऑफ कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद नहीं छोड़ दो, उसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या लिख भी दो यहाँ पे हियर कांस्टेंट टर्म, ये यहीं पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एंड रूट्स ऑफ नंबर ऑफ रियल रूट्स मैक्सिमम
3। तो मैंने 2 ढूंढ दिए हैं, बचे हुए इसमें से और ढूंढोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। जैसे मैं बताऊं क्या मिलेगा अगला, तो -2 रखने के बाद कितना, तो +2 जब रख दिया तो -2 पे तो आएगा ही नहीं। +3 एक बार चेक करो, +3 पे आपका आ जाएगा, देखो एक बार, ये हो जाएगा कितना 27, और ये हो जाएगा 9 छक 54 -54, और ये 11 33 +33 -6। जरा देखो ये 6 4 10 0 करिए 5 1 6 -60 हो गया, और ये 3 3 7 3 10 0 करिए 1 3 2 5 1 6 +8। हाँ ये हो जाएगा प्लस, इस पे +3 पे भी देखोगे आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हो गए, तीनों रूट्स आ गए, और ये सब कैलकुलेट करोगे ना नॉन जीरो आएगा। जैसे यहाँ -24 आया, ऐसे कुछ कुछ आ जाएगा। आप वैल्यूज तो निकालने अब आपको आता ही है, तो अब आप फाइनली यहाँ पे रिजल्ट लिखोगे कितना, 1, 2, 3 आर रूट्स ऑफ। अब जैसे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इरेज करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको इरेज कर दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे फाइनली, लिखोगे 1, 2, 3 आर इंटीग्रल रूट्स ऑफ किसके, x³ -6 x² + 11x -6। याद रखना बच्चा, कई लोग क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करके यहीं तक छोड़ देते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। देखो स्टेटमेंट लिखना आप लोग सीख जाओ, क्योंकि जो ऐसा कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में पूछे उसी भाषा में आपको जवाब देना होता है। तो वैसे ही आपको जब सवाल जिस भाषा में आपसे पूछना चाह रहा है उसी भाषा में आप जवाब दो, ठीक है। इससे आपको टीचर आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। मार्क्स के लिए सब है, चुना पनौती लगाना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आगे चले। समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार मैं फिर से समझा ही देता हूं आपको। क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इंटीग्रल रूट्स बताने इस पॉलिनोमियल के। तो ये पॉलिनोमियल देख के लग रहा है कि थ्योरम 1 पे बेस्ड है। थ्योरम 1 क्या कहता है, ये इंटीग्रल रूट थ्योरम हमने आपको पढ़ाया हुआ है आज ही के वीडियो में, ठीक है। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहता है, कोफिशिएंट अगर पॉलिनोमियल का इंटीजर हो और दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो उसके बाद ये क्या कहता है, इंटीग्रल रूट्स बिलोंग्स टू द फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 6 है, -6 है, वो आप ध्यान से देख लोगे तो वो 6 का ही आपका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर ऑफ 6 जो है वो ये आ जाएगा। फैक्टर ऑफ 6 आप देखोगे ये आ जाएगा। इतने में से आपको एक एक करके इसमें रख रख के चेक करना था कौन सा जीरो आता है। जो जो जीरो आएगा मैक्सिमम 3 ही होंगे, 3 के अलावा बाकी सारे नॉन जीरो होंगे, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 4 के हिसाब से बात कही, वही चीज लिखा हूं, नंबर ऑफ रियल रूट्स मैक्सिमम 3 होंगे, समझ में। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया, जिस वैल्यू को रखने के बाद आपका आउटपुट 0 आ जा रहा है वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट्स हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 आपके कैसे होंगे, इंटीग्रल रूट्स हो गए। समझ में आगे बढ़े, चलो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका थ्योरम नंबर 2 पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, फाइंड रैशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब इसमें देखो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो ये थ्योरम नंबर 1 तो लगेगा ही नहीं, थ्योरम नंबर 2 लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। और रैशनल रूट्स पूछ रहा है तो लगा देंगे। चलिए आगे। तो अब आप देखोगे फ्रॉम रैशनल रूट से, अब आप स्टेटमेंट पहले लिखोगे फ्रॉम रैशनल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहता है ये, आपको याद होना चाहिए ना, फ्रॉम रैशनल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल is integer then rational roots b by c where b belongs to factor of constant term and c belongs to factor of leading coefficient। समझ में आया, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखो, अब हम बी और सी निकालने के लिए हम पहले फैक्टर निकालेंगे, किसका, तो कांस्टेंट टर्म का। तो अब आप ध्यान से देखो, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि कितना है, 6 है। कितना हो जाएगा जरा बताओ, +-1 +-2 +-3 +-6, ये हो जाएगा किसका, फैक्टर ऑफ उसका 6 का, यानी कांस्टेंट टर्म का। अगला है फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट।
जो कि कितना है 2 है, कितना हो जाएगा +-1 और +-2 इतना हो जाएगा, ठीक है। देन रैशनल रूट्स बिलोंग्स फ्रॉम, कहां से बिलोंग्स करेंगे, ये देखो, तो देखो क्या होता है, ये होता है b बाई सी से। b किससे बिलोंग करता है, तो b बिलोंग्स करता है कांस्टेंट टर्म से और c बिलोंग्स करता है किससे, ऐसा समझो, इसको याद, बहुत जगह कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो ऐसा समझो जैसे उसमें क्या था, जब b बाई सी नहीं नॉर्मल रूट्स था तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर से होता था, और जब ये एक्स्ट्रा आ गया लीडिंग कोएफिशिएंट तो लीडिंग कोएफिशिएंट को नीचे भेज दिया। समझ में आया, इसको दिमाग में फिट रखना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आगे चल के। आगे चलते हैं, तो b बाई सी निकालते हैं, तो ये b कहां से बिलोंग करेगा, तो यहां से, और c कहां से बिलोंग करेगा, तो यहां से, तो ये इसमें ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, तो पहले 1 इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-1/2 आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-2 आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-1 आ जाएगा, तो लिख दिया, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-1/3 आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-3/2 आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो +-6 आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 +-3 आ जाएगा, +-3 कहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो, तो +-3 लिख दिया। समझ में आया, तो अब इतने नंबर आ गए, इतने नंबर में से आपका क्या होगा, 3 नंबर ढूंढने होंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, तो ये है, तो अब आप लिखोगे फ्रॉम दिस, यहां से यहां लिख लोगे फ्रॉम दिस, फ्रॉम अबव we need to find 3 number such that whose value या output is 0। तो क्या हो जाएगा, अब आपको फाइंड करना होगा। अब देखो बोर्ड में जगह कम पड़ गई, तो अब इतने जगह इतना बार बार चेक करोगे, तो अब आप निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, f(1) निकालोगे, फिर f(-1) निकालोगे, फिर f(+½ निकालोगे, फिर एक बार f(-½ निकालोगे। ये सब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, अब आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर f(+2) निकालना है, ठीक है, फिर f(-2) निकालना है, ठीक है, ऐसे फर्दर पूरा निकालना है। तो आप देखोगे इसमें 3 ऐसे होंगे जिनका क्या होगा रूट। एक बार मैं कैमरे की फोकस चेक कर लो यार, ठीक है, हाँ आगे बढ़ना। इसमें एक मिस्टेक हो गया बच्चा, 1/3 कहां से आएगा, 1/3 थोड़ी आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, +-3 आ जाएगा, है ना। ये +-3 यहाँ पे जो लिखा है वो यहीं पे लिख दो, +-3, ये मैंने अभी चेक किया, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो हाँ, फिर उसके बाद ये सारे वैल्यू निकालोगे, तो आप देखो +-½ -1/2, फिर +1/2 -1/2, फिर +3 -3 कैलकुलेट करोगे, तो आपको आंसर क्या निकल के आएगा पता है, किस पे 0 आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक आएगा f(2) पे 0, और एक आएगा f(-3) पे 0 आ जाएगा, और एक आएगा f(-1/2) पे 0, ठीक है। इतने पे आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आप फाइनली आंसर क्या लिखोगे, यहाँ मैं आपको बोल दे रहा हूँ, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो आप लिखना 2, -3, -½ आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² - 11x - 6। इतना तो आप लिख ही लोगे ना, तो ये होगा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका थ्योरम नंबर 3 सेकंड पे बेस्ड सवाल था, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, चलो अब बच्चा अगला सवाल देखो। ये अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोस या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपके डिफरेंट फंक्शन दिए, जैसे पहले का रूट कैसे निकलेगा, तो हमने कहा था रूट निकालने के लिए fx को आपको क्या करना होगा, 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो फॉर रूट्स के लिए आपका fx इक्वल टू क्या करना होगा, 0 के बराबर लिखना होगा, ठीक है। आपका fx कितना है, x - 5 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा नहीं। तो आपका इसका रूट्स क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे रूट्स ऑफ fx is 5, ओके। यहाँ पे 5 रखो, देखो 0 नहीं बना दो, 5 - 5 0 आ जाएगा, समझ में आया। तो आपका रूट्स ही पूछा था ना, तो आप 5 बता दोगे, ठीक है। दूसरा सवाल आप ट्राई करो एक बार, दूसरा सवाल आप ट्राई करो। तो आपका gx कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आपको gx इक्वल टू क्या करना होगा, 0 रखना होगा। तो gx की वैल्यू कितनी है, 2x + 5 = 0, तो 2x इक्वल टू ये इधर आके क्या हो जाएगा, -5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/2। तो इसका gx का रूट क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ gx
इज कितना है -5/2। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कैमरे पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना, -5/2। समझ में आ गया? आगे चले। अब आप तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है? सिर्फ hx है, ठीक है। तो hx इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। तो hx की वैल्यू कितनी है? 2x। 2x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपली 0 आ गई। तो यहाँ पे लिख लेना किसका? रूट्स ऑफ hx इज 0। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखो, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हम मान लेते हैं इस फंक्शन को कुछ भी मान लो, f g h है, ix मान लो ix मान लिया, इसको jx मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ix बराबर क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, और उसको क्या करेंगे? cx प्लस d बराबर 0। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, c और d एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। cx इक्वल टू -d, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -d/c। तो आप बता देना क्या जीरोज ऑफ ix इज कितना है? -d/c। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। ऐसे ही आपका ये वाला हो जाएगा, किसका? पांचवे वाले का। पांचवा वाला क्या है? jx है, तो आप पांचवा वाला लिखोगे jx इक्वल टू क्या है? 0 है। तो jx की वैल्यू कितनी है? ax बराबर 0। x बराबर कितना आएगा? 0/a। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। समझ में आया? क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 आ जाएगा। ये आपका नॉन जीरो। यहाँ पे अच्छा एक चीज कुछ लिखा हुआ, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो c ये समझा दूंगा, ये अपने आप समझ जाओगे। क्यों? a अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, 0/0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ऐसा समझो, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ये आप 11th में सीखोगे, इसीलिए ये चीज दिया रहता है, ठीक है। और आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये 11th में जब पहुंच जाओगे तो आप समझ जाओगे। ऐसे c, क्योंकि c आप देखोगे नीचे आ गया था -d/c, तो उसको बचाने के लिए ये चीज बोल दिया, समझ में? अदरवाइज अगर a 0 हो गया ना तो 0/0 हो जाएगा, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, और इसका 11th में इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ? आगे बढ़े। चलो, ये आपका सवाल हो गया। अब आज आपका एक और एक्सरसाइज खत्म हो गया, मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, और आपको सारे सारे सवाल लगाने हैं, ठीक है। चलो आप लोग ध्यान देना, ये आपका एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो मैं फोकस कर दे रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 6.2 है ना, ठीक है। इसके आंसर्स आपके नीचे पड़े हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो और आप मैच कर लेना। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको सब लोग अब बढ़िया से इस लेक्चर को कंटिन्यू पूरा 1 बार 2 बार देखो, क्योंकि थ्योरम जो 4 बताए ना, उसको आपको एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि थोड़ा डिटेल में हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर आप लोग कंटिन्यू देखना, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से और बहुत मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बदल सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए भागना और घबराना नहीं है। जीवन में कितनी भी तकलीफ, कितनी भी कठिनाई है यार, हम मतलब मेरे पे खुद तकलीफ आता है यार भाई, आज के टाइम पे भी मैं कभी कभी रोता हूँ, इतना समझ लो। आप लोग घबरा रहे हो, ज्यादा पैनिक कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, हर इंसान के जीवन में तकलीफ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे खुशियां ही मिलेंगी, ठीक है। आप इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखना, और कभी भी किसी भी कठिनाई से आप घबराना नहीं, भागना नहीं है। आपको खूब जी तोड़ लगा के, एकदम मन लगा के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। तकलीफ आती रहेंगी, कठिनाई आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सबको एक बार जय हिंद करता हूँ, ठीक है। Every night, I